में कई लोग जख्मी हुए। उन्हीं में से एक शख्स की आज मौत हो गई। उसके परिवार पर मातम है। और इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। उन्होंने महाराष्ट्र में यूपी के तर्ज पर दंगाइयों से वसूली की बात कही। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवाभाऊ क्या बुलडोजर बाबा के डगर पर चल दिए हैं? क्या नागपुर में भी यूपी की तरह 2017 वाला बुलडोजर गरजेगा? इस बात को लेकर महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है और इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून सोडणार नाही। नागपुर हिंसा के 5 दिन बीत चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे हैं कि नागपुर हिंसा में पुलिस पर हमला और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम देवाभाऊ का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन लेने में सरकार देरी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि आरोपियों को कब्र से निकालेंगे। सीपी वेगळं बोलले आणि मी असं बिलकुल नाही। सीपींनी हे सांगितलं की हे प्री प्लॅन होतं की नाही या संदर्भात आम्ही चौकशी करतो आहोत, या संदर्भात आम्ही त्याची माहिती घेतो आहोत। अजून आम्ही अंतिम निष्कर्षाला आलेलो नाही नागपूरच्या प्रकरणात। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो। काय फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतो। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। एक तरफ देवाभाऊ बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कहां से हुई और एकाएक बुलडोजर एक्शन किस तरह इतनी सुर्खियों में आ गया। तो आपको बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले यूपी से हुई। सीएम योगी के यूपी का सीएम बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन अचानक लोगों के जबान पर आ गया। यूपी में 2017 में पहली बार आरोपी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कार्रवाई का ये ट्रेंड देश के अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी ने 2022 की रैली में बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल भी बना लिया था। उनकी हर रैली में बुलडोजर रखा जाता था और उसे दिखाकर योगी लोगों से अपील करते थे। यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि यूपी में पिछले 8 सालों में बुलडोजर की करीबन 1500 कार्रवाई हुई है। 2017 से 2024 तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल के लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की। बाबा का बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर ही नहीं चला। बुलडोजर एक्शन से योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर सीएम की बनी। सियासी गलियारों में सीएम योगी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी जाने लगी। सीएम योगी के देखा देखी दूसरे राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे कोई अधिकारी नहीं खत्म कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना नियम अगर किसी का घर तोड़ा जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने उन्हीं अधिकारियों से मुआवजा लेकर जुर्माना वसूलने की बात कही। अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी राज्य बुलडोजर एक्शन को लेकर सर्कुलर जारी करें और अपने अधिकारियों को हिदायत दें। ऐसा ना करना कोर्ट का अपमान करना होगा। लेकिन देवा भाव ने यूपी की तरह एक्शन की बात कही है, लिहाजा एक बार फिर इस पर सियासत होगी। लेकिन नागपुर हिंसा के बाद नागपुर पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। हामिद को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इस बीच हिंसा का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी फहीम ने जमानत याचिका लगाई है। फहीम ने दावा किया कि उसे राजनीतिक बदले लिहाज से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने फहीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद फहीम ने नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, जिस पर 24 मार्च को सुनवाई हो सकती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि फहीम ने जमानत अर्जी में क्या दावे किए। मामले में झूठा फंसाया गया। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि उसने भीड़ को उकसाया है। आरोप झूठे और निराधार हैं। पुलिस ने हिंसा में मेरी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं बताई है। मेरे खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। 18 मार्च को वीएचपी के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। 17 मार्च को वीएचपी के प्रदर्शन के बाद हिंसा हुई थी। दरअसल 17 नवंबर को नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान महल इलाके में हिंसा भड़क गई। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हुई, जिसमें हिंसा पर उतारू उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें 3 डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दिन यानी सोमवार की रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। तो वहीं नागपुर हिंसा में घायल 40 साल के इरफान अंसारी की शनिवार इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अंसारी सोमवार रात करीबन 11 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन से इटारसी के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही उस पर हमला हो गया। बहरहाल नागपुर हिंसा पर सियासत हो रही है, लेकिन 300 साल पुराने औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए दंगे ने आज एक और जान ले ली। लिहाजा धर्म, जाति और आक्रांताओं पर सियासत करने वालों को ये सोचने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही डीसीपी निकेतन कदम और इरफान नफरत के शिकार होते रहेंगे और सियासतदान एसी में बैठकर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।